अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे बकायदा लोगों की जानें जा रही हैं एयर पोल्यूशन से, जिसमें सबसे पहले लाहौर पाकिस्तान, दिल्ली इंडिया, ढाका इंडिया और दमाम सऊदी अरेबिया का भी नाम है। इन सब सिटीज की हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग लाहौर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी जिंदगी 7 साल कम हो जाती है और जो लोग दिल्ली इंडिया में रह रहे हैं उनकी जिंदगी तकरीबन 6 साल कम हो जाती है। और इसी तरह बाकी कंट्रीज और बाकी पॉल्यूटेड शहरों में भी हो रहा है। पर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्स पर एकड़ में है। ये लाइन मैं कोई आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं बोल रहा। अभी वीडियो में आगे जाके बकायदा मैं इस चीज को प्रूव करूंगा और ये सेफ प्रोसेस होगा। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा स्मोक से भरे शहरों की बात की जाए, इंडिया के दिल्ली की या पाकिस्तान के लाहौर की, सेंट पर एकड़ खर्चा आ रहा है इन शहरों को इस मिट्टी से, इस धूल से, इस स्मोक से, इस पॉल्यूशन से साफ करने का, तो उसके मुताबिक तकरीबन ₹1.5 पर एकड़ खर्चा आएगा लाहौर में और तकरीबन ₹1 से भी कम खर्चा आएगा इंडिया के दिल्ली में। इस चीज को मैं भी आगे जाके आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह पॉसिबल है और ये कितना सेफ है। दुनिया के सबसे गंदे तरीन शहरों में जिनमें स्मोक और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे लाखों लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से ही जा रही हैं, जिसमें उनको जो खांसी के मसले, उनको लंग्स के प्रॉब्लम, उनको डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हो रही हैं। लेकिन इस चीज़ की फिक्र कोई नहीं कर रहा, जिसमें लाहौर और दिल्ली जैसे जो नंबर 1 और 2 के शहर हैं ये भी इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। अगर रीज़न की बात करें तो इसकी रीज़न है सबसे पहले उन मोटर व्हीकल से निकलने वाला धुआं जिनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो रही। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल स्मोक। उसके बाद ये जो फसलों को जलाया जाता है सीजनल, जब एक फसल कट जाती है उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है उसको जला दिया जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के जरिए भी मना करती रहती है। उसके बाद आ जाते हैं ईंटों के भट्टे और डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक और जनरल आइटम्स को जिनको जलाया जाता है, जिनको मना किया गया है कार्बन को जलाने से। उनको जलाने से जो धुआं हवा में फैल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो मिट्टी हवा में फैल रही है, उसकी वजह से ये स्मोक हो रहा है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बाकायदा इलाज किया जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है। इसके अलावा जो आपके फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर एरियाज को ख़त्म करके वहाँ पे कॉलोनीज और हाई राइज बनाए जा रहे हैं और मॉल्स बनाए जा रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है। वैसे तो इसका एक आसान सा हल है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। जो भी बड़े शहर हैं उनके साथ फॉरेस्ट प्लान, दुनिया के बहुत से शहरों ने इस चीज़ को अपनाया और वो कामयाब भी हुए। हर बड़े शहर के साथ या उसके मिड में या उसके बिल्कुल पास एक छोटा सा जंगल फॉरेस्ट भी बनाया जा सकता है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये तो है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की, जो आप आज इसी वक्त कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, जो कि आजमाया हुआ है और दुनिया इसको दिहाइयों से कर रही है। और अभी तक हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे लोग खुद भी इससे अनजान हैं और इसकी तरफ नहीं आ रहे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लाउड सीडिंग की, आर्टिफिशियल रेन की। और ये कितना सेफ है इसके बारे में अभी तक आपको ज़रा भी नहीं पता, और ये कितना सस्ता है अभी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 1946 से दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, इवन के अपने इवेंट्स को प्रॉपरली ऑन टाइम सेलिब्रेट करने के लिए। 1946 में इसका प्रॉपर तजर्बा किया गया, जो कि किया डॉक्टर शेफर ने। उसने उस वक्त 1946 में जाके क्रश्ड आइस को उन बादलों के ऊपर फेंका जो कि कमज़ोर थे, जो कि बारिश नहीं बरसा रहे थे। और ये तजर्बा तब कामयाब हुआ और तब से लेकर आज तक दुनिया इस टेक्नोलॉजी को, इस फ़ायदेमंद चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। डिफरेंट कंट्रीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं और अब इसको
करने के लिए सिर्फ क्रश्ड आइस ही नहीं बल्कि इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड और साल्ट तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज दुनिया इसका प्रॉपर यूज कर रही है अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने ड्राउट को, खुश्की को, जो खुशक साली हो जाती है उसको सॉल्व करने के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, इवन के अपने सेलिब्रेशंस के लिए। यहाँ तक कि 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए, चाइना ने एक दिन पहले आर्टिफिशियल रेन कराई ताकि जो भी बादल बीजिंग के इर्द गिर्द डगमगा रहे थे वो वहाँ से ख़त्म हो जाए और जिस दिन बाकायदा इसका स्टार्ट होना हो ओलंपिक्स का, उस दिन बीजिंग में बारिश ना हो। इसके अलावा फ्रांस की एक कंपनी बाकायदा आपको शादी पर ऑफर कर रही है सिर्फ 1 लाख पाउंड में कि आप चाहें तो एक दिन पहले अपने उस एरिया में रेनफॉल करवा लें क्लाउड सीडिंग के जरिए, ताकि जिस दिन आपकी शादी हो कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना हो सके। इतना आसान बना दिया गया है इस प्रोसेस को, जिसको आज हम अपनी जानें बचाने के लिए भी यूज नहीं करते। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये प्रोसेस है क्या। जब तक समझ ही नहीं आएगा कि ये प्रोसेस क्या है, तब तक इसके कितना सस्ता है और कितना सेफ है ये भी समझ नहीं आ सकता। तो बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा बादलों को और बारिश को। और ऑब्वियसली बारिश के लिए यूज किया जाता है वाटर, जो कि कुदरत यूज कर रही है, जो कि नेचर यूज कर रही है। और इस वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं जो कि हमें बचपन से पढ़ाया आ रहा है, एक सॉलिड, एक गैस और तीसरी स्टेट आ जाती है इसकी लिक्विड। सॉलिड स्टेट को आइस कहा जाता है, जो गैस स्टेट में होता है उसको वेपर कहा जाता है और जो लिक्विड स्टेट में होता है उसको ऑब्वियसली वाटर कहा जाता है। और इस हर स्टेट को बनने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है। जैसे बर्फ को जमने के लिए प्रोसेस चाहिए फ्रीजिंग का, वैसे ही बर्फ से वापस पानी बनने में चाहिए मेल्टिंग का प्रोसेस। और अगर बात करें वेपर का, गैस की, तो उस प्रोसेस के लिए पानी को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वेपराइजेशन का प्रोसेस चाहिए। और जब वेपराइजेशन को पानी में कन्वर्ट होना आता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। और ये कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है जो कि बारिश की वजह बनता है। इस कंडेंसेशन लफ्ज को याद रखिएगा, क्योंकि हमारा क्लाउड सीडिंग का, बारिश का सारा प्रोसेस कंडेंसेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। वाटर वेपर, ये वही ह्यूमिडिटी है जो कि आपकी एयर में हर तरफ मौजूद है, जिसके बारे में आप जानते हैं। और जब ये वाटर वेपर्स हवा में ऊपर उठते हैं और जब ये हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब ये आसमान के करीब पहुंच जाते हैं, तो आप सब जानते हैं वहाँ पे टेम्परेचर होता है कम, और उस कम टेम्परेचर की वजह से प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। और ये वाटर वेपर दोबारा से स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे भारी किस्म के वाटर ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में कांस्टेंट स्टेट में एक जगह खड़े रहते हैं तो आपको बादल नजर आते हैं। और इनमें से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वहां पे जाके ये फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको अक्सर नजर आता है कि बादलों की 2 तह है, एक नीचे जो कि थोड़ी मोटी तह नजर आ रही होती है और एक तह आपको जब भी बादल मूव कर रहे होते हैं हवा में तो एक तह आपको ऊपर नजर आ रही होती है। जो ऊपर वाली तह है वो वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि जम के आइस क्रिस्टल की शेप में आ चुके हैं, और नीचे वाली जो मोटी तह आपको नजर आ रही है बादलों की वो वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो अभी तक पानी की शेप। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जब वाटर जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये इकट्ठे होकर बड़े बनते हैं और ये हायर एल्टीट्यूड में और ऊपर जाते हैं तो ये वहां जाके आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जम जाते हैं। और जब ये आइस क्रिस्टल्स, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स आपस में जमा होते हैं तो वहां से इनका भार, इनका वेट बढ़ने लग जाता है और वेट बढ़ने की वजह से ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर तो नीचे की हवा होगी गर्म तो ये पिघल के बारिश की शेप में नीचे गिरेंगे, और अगर हवा होगी ठंडी जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों में होता है तो ये वहां स्नो की शेप में गिरेंगे। तो ये था रेन और स्नो फॉलिंग का प्रोसेस जो कि आपको समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है।
1943 में डॉक्टर विंसेंट शेफर जब अपने किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी थे और उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर टाइप एक बॉक्स, जो कि एक ठंडा बॉक्स था, उसमें अपने काम के लिए थोड़ा सा फेस डाउन किया और उनके मुंह से जब भाप निकली, वो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि बादलों में जाके कंडेंसेशन कम टेम्परेचर की वजह से बन जाते हैं, उनको एक भाप नजर आई और उन्होंने वहां पे थोड़ी और ड्राई आइस ला के रखी। और जब उन्होंने दोबारा से सांस लिया इस ड्राई आइस में, तो वो भाप जो मुंह से पहले फॉग की शेप में निकल रही थी, वो हवा में जाते ही जम गई स्मॉल क्रिस्टल्स की शेप में। ये वही प्रोसेस है जो सर्दियों में आपके मेरे साथ हो रहा होता है। जब भी हम सर्दी में बाहर निकलते हैं तो आपके मुंह से एक भाप निकल रही होती है, एक क्लाउड निकल रहा था, और ये वही क्लाउड है। इसको आप कह सकते हैं ये भी एक किस्म का क्लाउड ही है। और इसके बाद डॉक्टर शेफर को आइडिया आया कि इसको क्लाउड सीडिंग के तौर पे यूज किया जा सकता है। उन्होंने एक प्लेन में 6 पाउंड ड्राई आइस लोड की और उसको जाकर न्यूयॉर्क के ऊपर बादलों के ऊपर शावर कर दिया, और यहाँ पे वही हुआ जो वो सोच रहे थे, और यहाँ पे बकायदा क्लाउड सीडिंग का एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। आज क्लाउड सीडिंग के लिए ड्राई आइस नहीं बल्कि सिल्वर आयोडाइड और साल्ट जैसे सस्ते, बहुत ही सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल बकायदा कामयाबी से हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिल्वर आयोडाइड हो या साल्ट हो, इससे डायरेक्टली बादल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि जो पहले से बड़े पतले से बारीक से बादल जो कि बरस नहीं रहे होते, उन्हीं को यूज करके यहाँ पे बारिश करवाई जा सकती है। जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज अपने डिफरेंट सिटीज में ऐसे बकायदा अतारे बना चुके हैं जो हर टाइम नजर रखते हैं, और जहाँ पे खुश्की है, जहाँ पे स्मोक, जहाँ पे पोल्यूशन है, वो हर टाइम आसमान पे नजर रखते हैं, और जैसे ही उनको थोड़ा सा बादल का टुकड़ा नजर आता है तो वो उसके ऊपर इस मटेरियल की बारिश करते हैं, और जो आपके लिए पानी की बारिश बन जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 50 सेंट पर एकड़ में है। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि तस्मानिया में सिर्फ $5 लाख में बारिश करवाई गई, जो कि करवाई उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन एकड़ की जगह पे, 10 मिलियन एकड़ की जगह पे, जो कि 55 मिलीमीटर रेन 6 महीने के दौरान ज्यादा हुई। मतलब जो प्रॉपर बारिश वहां पे हो रही है उससे 55 मिलीमीटर ज्यादा रेन करवाई गई, और इसकी कॉस्ट उनको 6 महीने की आई 10 मिलियन एकड़ के लिए सिर्फ $5 लाख। ये अमाउंट सुनने में आपके मेरे लिए तो बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जब आप बात करते हैं पूरी कंट्रीज की, पूरी सिटीज की, और एयर पोल्यूशन को हल करने के लिए, तो उसके लिए कुछ नहीं है। और इसी में आपको नजर आ रहा है कि पर एकड़ जो कॉस्ट आ रही है वो है 5 सेंट, जो कि PKR में तकरीबन ₹1.5 और इंडियन रुपीज में तकरीबन आधा रुपया बनता है। तो इससे आपको समझ तो आ गया होगा कि आपकी जानों की कीमत ₹1.5 पर एकड़ में लगाई, यानी कि आपकी जान ₹1.5 पर एकड़ में बचाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और किस किस तरह हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितना ये सेफ है और कहाँ कहाँ इसका गलत यूज किया गया। चाइना में जब 2022 का ड्राउट आया तो चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां पे लोकल क्लाउड सीडिंग प्लान बनाया, जो कि मिलिट्री की मदद से वहां के ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स ने मिलकर उसको पूरा किया, जिसमें तकरीबन 241 एरोप्लेन यूज किए गए, 15,000 रॉकेट फायर किए गए सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट के, जिससे उन्होंने तकरीबन 8.5 बिलियन मैट्रिक टन रेनफॉल की, ताकि इस ड्राउट से बचा जा सके। ये हुआ 2022 में चाइना में जून से लेकर नवंबर के दरमियान। ना सिर्फ चाइना, USA, UAE, रशिया, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट कंट्रीज इस प्रोसेस को, क्लाउड सीडिंग को अपने मसलों के लिए, अपने एग्रीकल्चर के मसलों के लिए, अपने ड्राउट के मसलों के लिए, अपने फ्लडिंग के मसलों को हल करने के लिए यूज कर रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इससे क्या क्या हल हो सकता है। यहाँ पे जहाँ पे आपको डर है कि इस साल बहुत ज्यादा मॉनसून में बारिशें होंगी, तो उन बारिशों को डिफरेंट टाइम पे डिवाइड करके, यानी कि आप
जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डेट से बहुत ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो जाए, उसी से पहले क्लाउड सीडिंग करवा के उन बादलों को पहले ही उनसे बारिश करवा दी जाए, ताकि उस मौका पे आके एक बारिश एक कांस्टेंट स्टेट में मतलब थोड़ी बारिश हो, ताकि जब प्रॉपर्ली उस बारिश का वक्त आए, उस रेनफॉल का वक्त आए, तो इतनी ज़्यादा बारिश ना हो कि जो फ्लड में बदल जाए। जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, जहाँ पे बारिशें नहीं हो रही, वहाँ पे इससे बारिशें करवाई जा सकती हैं। और जहाँ पे फसलें बर्बाद हो रही हैं बारिश होने की वजह से, वहाँ पे वक्त से पहले बारिश करवाई जा सकती है, ताकि जिस टाइम फसल काटने के लिए तैयार हो उस टाइम बारिश ना हो। इसके अलावा दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है हेलिंग, जो कि ओले पड़ते हैं, जो कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, जब गर्मियों में बर्फ पड़ती है तो आपको पता है उससे कभी गाड़ियों की स्क्रीन टूट रही हैं, कभी किसी का सर फट रहा है, उसका साइज कंट्रोल करने में। और बहुत से दुनिया में एयरपोर्ट्स के आसपास फॉग को कंट्रोल करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का यूज हो रहा है। बात यहीं पे नहीं रुकती। रशिया जैसी कंट्रीज अपने इवेंट्स को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। रशिया में 3 इवेंट्स से पहले क्लाउड सीडिंग करके आसमान को क्लियर कर दिया जाता है। 1-2 दिन पहले बारिश करवा दी जाती है, ताकि जिस दिन उनका ये प्रॉपर सेलिब्रेशन डे हो तब कोई बारिश ना हो और आसमान क्लियर हो, जिसमें विक्ट्री डे, सिटी डे और तीसरे नंबर पे आ जाता है रशिया। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ने 2008 अगस्त में, जिस दिन बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट था चाइना के लिए, जिसने चाइना को मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करवाई, जिसमें चाइना में टूरिस्ट आया, उसके अलावा बहुत से स्पॉन्सर्स चाइना को मिले। और ये वो मौका था जहां से चाइना अगले 10 साल तक कमाने वाला था टूरिज्म से और डिफरेंट बिजनेसेस से, और उसने इस मौके को ज़ाया नहीं किया और प्रॉपर क्लाउड सीडिंग के जरिए सेरेमनी से 1 दिन पहले आसमान को क्लियर कर दिया। दुनिया के बहुत सी कंट्रीज अपने लोगों की जानें बचाने के लिए भी इसका यूज नहीं करती, लेकिन फ्रांस की एक कंपनी जो है ओलिवर्स ट्रैवल, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पाउंड में, जो कि मेरे ख्याल से 1 करोड़ इंडियन रुपीस और 2.5-3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, उसमें आपको ऑफर कर रही है कि अगर आपकी शादी एक डेट पे है तो आप 1 दिन पहले उस एरिया में क्लाउड सीडिंग के जरिए रेन करवा लें, ताकि जिस दिन आपकी शादी, आपका वेडिंग सेरेमनी हो, उस दिन आपको जो आसमान है वो क्लियर मिले। दुनिया इस हद तक जा चुकी है कि क्लाउड सीडिंग को अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स, कुछ ऐसे शहर हैं जो इसको लोगों की जानें बचाने के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। दुबई में इसके लिए प्रॉपर अदारे बनाए गए हैं जो पूरा साल आसमान पे नजर रखते हैं, क्योंकि दुबई में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे बारिशें नहीं होती, तो वो अदारे हर टाइम आसमान पे नजर रखते हैं। इसके लिए बाकायदा प्लेन्स रखे गए हैं जो इसी काम के लिए, बाकायदा स्टाफ रखा गया है। जैसे ही उनको आसमान में थोड़ा सा भी क्लाउड नजर आता है, वो क्लाउड सीडिंग के जरिए उसको एनहांस करते हैं और उससे बारिश करवा देते हैं। तो ये थी क्लाउड सीडिंग की डिटेल्स, जिसमें मैंने आपको बाकायदा बताया कि इसकी प्राइसिंग क्या है, किस कॉस्ट में क्लाउड सीडिंग किसी भी कंट्री में कराई जा सकती है। और लाजमी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस आपका अपना हो, इसको आप रेंट पे भी हायर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस की कंपनी आपको ऑफर कर रही है। इसी तरह जब आप गवर्नमेंट लेवल पे ये काम कर रहे होंगे तो आपको बिडिंग पे बहुत सी कंपनीज मिल सकती हैं। गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो इसको यूज कर सकती हैं फ्लड्स को रोकने के लिए। आपने एग्रीकल्चरल जो डिजास्टर्स, जिसमें कभी ज़्यादा बारिशों से फसलें ख़राब हो जाती हैं या कभी कम बारिशों से फसलें सही से पैदा ही नहीं हो पाती, आपका अनाज उतना नहीं हो पाता, कभी हेलिंग के लिए, कभी स्मोक के लिए, डिफरेंट तरह से इसका पॉजिटिव यूज़ किया जा सकता है। अगर बात करें इसके नेगेटिव यूज़ की, तो हिस्ट्री में जो एक मिसाल मिलती है, जब वियतनाम वॉर, यूएसए और वियतनाम वॉर के दरमियान यूएसए ने इसका नेगेटिव यूज़ किया था, जहां पे उन्होंने मॉनसून के प्रोसेस को लंबा करने के लिए, ताकि वियतनाम में उस जो सप्लाईज है वो ना पहुंच सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, उन्होंने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए वहाँ से पे बहुत ज़्यादा बारिशें करवाई। लेकिन ये एक ही मिसाल मिलती है इसके नेगेटिव यूज़ की, और पॉजिटिव इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और बात करें सेफ होने की, तो अभी तक रिसर्चर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। एक
मखसूस हद तक, एक स्पेसिफिक हद तक आप इसका इस्तेमाल करके इसको सेफली यूज कर सकते हैं। जाहिर बात है किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल तो नुकसान देता है, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए ये सेफ है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, बहुत से मुल्कों के पास, बहुत से शहरों के पास तो आज प्रॉपर इन्वायरमेंटल डिटेक्शन सिस्टम्स भी नहीं है। प्रॉपर उनको ये भी नहीं पता कि बारिश होनी किस दिन है, तूफान आना किस दिन है। तो क्लाउड सीडिंग तो बहुत बात की बात है। तो क्या ख्याल है आपका क्लाउड सीडिंग के बारे में? इसका इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए, खास तौर पे दिल्ली, लाहौर और डिफरेंट सिटीज जिनका मैंने नाम लिया, ऐसे शहरों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ 6-6, 7-7 साल कट ऑफ हो गई हैं, कम हो गई हैं। क्या इन शहरों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए? क्या ये इतनी कॉस्ट है 50 सेंट पर एकड़? क्या ये इतनी कॉस्ट है कि आप सबकी जानों से ज़्यादा महंगी है? मेरा ख्याल है कि अगर सिविलियन खुद भी पैसे इकट्ठे करें तो इस काम को किया जा सकता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी इंफॉर्मेटिव लगी आपको ये वीडियो, और क्या गवर्नमेंट्स को, क्या डिफरेंट सिटीज़ को इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अब एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।